हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, हम अभी देख रहे थे ज्योग्राफी टेस्ट नंबर 9, जो मैंने एक वीडियो तो अपलोड कर दी हूं फ्रेंड, जो काफ़ी एक मतलब डिस्क्रिप्शन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन को स्किप नहीं करी हूं। तो आज का वीडियो है सेकेंड, उसका पार्ट सेकेंड है, जिसमें 71 नंबर 71 नंबर क्वेश्चन से आगे देखेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 से लेकर के 70 नंबर तक पहले वीडियो में अपलोड कर दी हूँ, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और एक फ्रेंड्स हमें सजेशन दिए थे कि एक ही वीडियो में फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर आना चाहिए, तो मैं उस तरीके से ट्राई कर रही थी, लेकिन वो मुझे वर्थ नहीं लग रहा, वो सही नहीं लग रहा है वीडियो देखने में। तो उसके बारे में भी आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वो सही नहीं वीडियो आया होगा पहला वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसको हटा दूंगी और फिर से मैं उसका एक वीडियो बना के उसमें अपलोड कर दूंगी फ्रेंड्स, ताकि आपको नुकसान नहीं हो। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एडुएटेरिया का आधार टेस्ट सीरीज जो है पूरा कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। और 90 डेज प्लानर भी हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वहाँ पे जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि परियोजना और नदी मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और यहाँ पे मिलान किया हुआ है, तो ये हम देख लेते हैं। पेज नंबर, ये महेश कुमार बर्नवाल का बुक है फ्रेंड्स, तो वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। और पेज नंबर 85 to 86 में भी है, तो ध्यान यहाँ पे भी देख लीजिएगा। जुनून टेस्ट 9 है। ठीक है, तो चुटक पनबिजली परियोजना कहाँ है, तो सुरू नदी पे, नागार्जुन कृष्णा नदी पे, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पे, और दांतीवाला परियोजना बनास नदी पे। फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा नागार्जुन पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा नागार्जुन और कृष्णा नदी पे है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि नागार्जुन मतलब अर्जुन किससे संबंधित थे, तो कृष्ण भगवान से संबंधित थे, तो नागार्जुन कृष्णा नदी। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, मैं वैसे ही याद की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस परियोजना को इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, पोलावरम परियोजना। तो पोलावरम परियोजना क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह एक प्रस्तावित परियोजना है, जिसके अंतर्गत 136 गांव और 211 छोटे गांव और 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में विलय किया जाएगा, जिसके बाद यह पूर्वी गोदावरी जिले का हिस्सा बन जाएगा। पोलावरम परियोजना को इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, परियोजना है और राज्य है, तो इसमें पूछ रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित क्या क्या है फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 सही सुमेलित है। तो चमेरा परियोजना कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। और नीमो बाजाओ परियोजना लद्दाख में है। और उझ परियोजना कहाँ है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लीजिए, चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश, नीमो बाजाओ परियोजना लद्दाख, उझ परियोजना जम्मू कश्मीर में है, न कि अरुणाचल प्रदेश में। और पायकारा परियोजना तमिलनाडु में, और करमोली परियोजना उत्तराखंड में। तो परियोजना भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हनुमंत राव समिति व मोहन धारिया समिति का संबंध है, किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम से। तो इसका आंसर है डी। पेज नंबर 93 में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे। और ग्रामीण, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तो यह नदी बेसिन प्रबंधन की लघु स्तरीय इकाई है। इसे कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के विकल्प के रूप में देखा जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी व्यवस्थित ढंग से शुरुआत की गई। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए इस कार्यक्रम में भूमि, जल व वनों के समन्वित प्रबंधन की अनिवार्यता पर बल दिया। ग्रामीण मंत्रालय व कृषि मंत्रालय के सहयोग से नदी बेसिनों को विभिन्न जल संभरण वाटरशेड क्षेत्र में बांटने व उसके अनुरूप नियोजन करने का निर्णय लिया गया है। अंततः प्रादेशिक व अंतरप्रादेशिक सामाजिक आर्थिक विषमताओं को कम करने, ग्रामीण रोजगार सृजन करने, गरीबी निवारण आदि सफलता माना गया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में हनुमंत राव समिति व मोहन धारिया समिति की अनुशंसा के आधार बनाते हुए 2 अक्टूबर 2002 को इससे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सत कथन कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सत कथन है। जिसमें आजाद पट्टम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट
झेलम नदी पर शुरू की जाएगी, तो ये सही है। और दूसरा था कि 6 अप्रैल 2011 को राष्ट्रीय जल मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आज़ाद पट्टम जल विद्युत परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। तो पाकिस्तान की गुलाम कश्मीर, जिसे पीओके कहते हैं, में 700 मेगावाट की नई पनबिजली परियोजना स्थापित करने का निर्णय 30 दिसंबर 2017 को लिया गया था। इसके लिए विदेश से कर्ज लिया जाएगा। 2022 तक पूरे होने वाली इस परियोजना में पर 1.51 अरब डॉलर जो 9,639 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय आएगा। आज़ाद पट्टम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गुलाम कश्मीर के सुधनोटी जिले में झेलम नदी, कहाँ, तो झेलम नदी पर शुरू की जाएगी। यह स्थान इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर की दूरी पे है और इस परियोजना के लिए अधिकारियों ने 8.05 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इंपोर्ट ट्रैफिक की मांग की है, तो ध्यान रखेंगे। 6 अप्रैल 2011 को देश में जल संरक्षण के मुद्दे को जनांदोलन का स्वरूप प्रदान करने के हेतु राष्ट्रीय जल मिशन की स्वीकृति दी गई। यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाले 8 राज्यों मिशन में से एक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें कथन पूछ रहा सत्य कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन असत्य है। तो सत्य इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब कोई भी सही नहीं है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भूगर्भिक संपदा को खनन अथवा उत्खनन के रूप के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उत्खनन का अर्थ होता है ऊपरी परत की खुदाई, देखेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा था कि उत्खनन का मतलब होता है गहराई, तो नहीं, गहराई नहीं है, ऊपरी परत है। और जबकि गहराई के साथ की गई खुदाई को खनन कहते हैं। ये तो ये दोनों क्या किया था, एक दोनों को एक्सचेंज कर दिया था। और नेक्स्ट है मैग्नेटाइट जो Fe3O2, इसे काला अयस्क कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दिया था कि हेमाटाइट को काला अयस्क कहा जाता है, तो ये भी गलत हो गया था, तो तीनों गलत था। नहीं, काला अयस्क किससे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो मैग्नेटाइट को और भी कहते हैं। यह काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क है, ठीक है। इसमें धातु का अंश कितना होता है, तो 60 to 72% तक पाया जाता है। यह मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटक के धरवाड़ एवं कुडप्पा शैलों में पाया जाता है। नेक्स्ट निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के लौह अयस्क में है, तो इसका आंसर है लिग्नोनाइट। क्या क्या है, तो इसे अपसादी शैलों से प्राप्त किए जाते हैं। यह पीले रंग का होता है और यह जल योजित लोहे का ऑक्साइड भी कहा जाता है और इसमें 35 to 50% तक लोहे का अंश होता है। तो तीनों इसमें किसके लिए बोला था, तो लिमोनाइट के लिए बोल रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, जो हमने पूरा उसमें देख लिया था लिमोनाइट के बारे में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है स्थल है और खनिज अयस्क है, तो इसका सही सुमेलित देखना है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सभी सही सुमेलित है। जिसमें रंगपो में तांबा, जावर में सीसा, मुंगेर व गया में अवरक पाए जाते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तांबा देश का अधिकांश तांबा झारखंड के सिंहभूम, राजस्थान के झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर और उदयपुर, मध्य प्रदेश के बालाघाट और आंध्र प्रदेश के गुंटूर और नेल्लोर जिले में निकलते हैं। सिक्किम के रंगपो नामक स्थान पर भी तांबे का भंडार प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। और अवरक तो बिहार के मुंगेर व गया, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, खम्मम तथा राजस्थान के उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में अवरक के उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। और सीसा, तो सीसा अयस्क मुख्यतः गैलेना नामक खनिज से प्राप्त होता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये केमिस्ट्री में पूछ लेता है साइंस सेक्शन में। और यह प्रायः चांदी व जस्ता के साथ पाया जाता है। ये विद्युत का कुचालक होने के कारण इसके अनेक उपयोग हैं। इसका सर्वाधिक उपयोग लौह इस्पात उद्योग में होता है। तो लौह इस्पात उद्योग में किसका उपयोग होता है फ्रेंड्स, तो सीसा का। देश में शीशे की आवश्यकता कम उत्पादन होने के कारण आयात पर निर्भर अधिक है। भारत में शीशे के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है। व्यापारिक स्तर पर शीशे का प्रमुख खाने राजस्थान में उदयपुर जिले के जावर में है। तो ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा कि भारत में शीशे का सर्वाधिक भंडार कहाँ है, तो राजस्थान में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1975 को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट रिहब का संबंध किस जानवर से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हाथी से। तो प्रोजेक्ट रिहब क्या है, तो मार्च 2021 में कर्नाटक सरकार, किसने, तो कर्नाटक सरकार द्वारा मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं को कम
घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पायलट परियोजना के रूप में प्रोजेक्ट रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीड्स प्रारंभ किया है। यह मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल करने के लिए मधुमक्खियों द्वारा निर्मित एक बाड़ बनाने का कार्यक्रम है। यह परियोजना खादी और ग्राम उद्योग के एक पहल है जो राष्ट्रीय शहद मिशन का एक उप मिशन है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सूची प्रजाति और सूची क्षेत्र है, तो मिलान करें और निम्नलिखित कूटों को सही उत्तर देना है। तो इसका देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें निग्रो। तो मिलान कर लेते हैं। तो निग्रिटो कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार में। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य एवं दक्षिण भारत। मंगलोइड कहाँ है? तो असम तथा हिमालय क्षेत्र में। और नार्डिक कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम भारत में है। तो नार्डिक अंडमान निकोबार एवं श्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये मध्य एवं दक्षिण भारत की कबलियाई जनजाति की प्रजातियां हैं। मंगलोइड कौन है? तो पूरा मंगलोइड लंबा सिर वाला, चौड़ा सिर वाला और असम हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तिब्बती मंगलोइड लेह और लद्दाख में। नार्डिक उत्तर पश्चिम भारत के लोग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। भारत आने वाले प्रजातियों का सही कालक्रम के अनुसार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले कौन आया था? तो निग्रो, उसके बाद आया था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, उसके बाद भूमध्य सागरीय और नार्डिक, लास्ट में नार्डिक आए थे। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें थारू, बुक्सा और जौनसारा और लास्ट में खम्पा है। ठीक है। तो उत्तरी क्षेत्र, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र की जनजाति आते हैं। इन जनजातियों में लाहुल, लेपचा, भोटिया जनजाति से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। भोटा, थारू, बुक्सा, जौनसा और खम्पा कनौटा है। इस सभी में मंगोल प्रजाति के लक्षण मिलते हैं। भोटिया अच्छा व्यापारी होते हैं तथा चीन तिब्बत परिवार की भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनजातियों में बहुपति प्रथा प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, जिसमें जौनसौरी में है और एक टोडा जनजाति में भी पाए जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टोडा कहाँ है? तो तमिलनाडु की जनजाति। तो आइए डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं। इसका है जौनसौरी, ये उत्तराखंड के देहरादून, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी क्षेत्र में मिलते हैं। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। इसे बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। नीलगिरी क्षेत्र में टोडा जनजाति, देखिए आ गया टोडा, कोटा व बदागा सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है, जिसमें टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा होती है। और ध्यान रखिएगा ये तमिलनाडु की जनजाति है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से जनजाति समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 3 और 4, जिसमें 1 में है संथाल, 3 में है मारिया और 4 में है भील। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। तो संथाल, मारिया, भील पोर्टो स्टाइल प्रजाति समूह से संबंधित है। कनौटा, तो कनौटा मंगोलिया प्रजाति से संबंधित है। और बदागा का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। नेक्स्ट है वन बंधु कल्याण योजना का आरंभ कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 28 अक्टूबर 2014 को। ठीक है। तो केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री जो 28 अक्टूबर 2014 को वन बंधु कल्याण योजना आरंभ किए थे। इस स्कीम का उद्देश्य देश की जनजाति संख्या की बुनियादी संरचना व मानव विकास सूचकांकों में सुधार करना है। इस स्कीम को गुजरात के तर्ज पर तैयार किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत उन सभी ब्लॉकों को 10 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया जाएगा जहां जनजाति संख्या 33% से अधिक है। नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाले प्रजातियों में कौन से आदिवासी जनजाति अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें कौन से हैं? तो 1 और 3 है। 1 और 3 में क्या था? तो 1 में निग्रो और 3 में मंगलोइड जनजाति हैं जो आदिवासी जनजाति हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाली निग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड व मंगोल प्रजाति के लोग आदिवासी जनजाति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मोरबंधिया, पहरावना और तान्ना विवाह पद्धति किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, गरासिया से।
गरासिया, गरासिया क्या है तो मीना व भील के बाद राजस्थान की तीसरी प्रमुख जनजाति है। ये मुख्यतः दक्षिण राजस्थान में रहते हैं। ये चौहान राजपूत के वंशज हैं, परंतु अब भीलों के समान आदिम प्रकार का जीवन व्यतीत करने लगे हैं। इसमें मोरबंदिया, पहरावान व तान्ना 3 प्रकार के विवाह प्रचलित है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सूची जनजाति और राज्य है, और किसमें क्या मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और आंसर में तो सहरिया, सहरिया मध्य प्रदेश में मिलता है, खरवार उत्तर प्रदेश में, सांसी राजस्थान में और कोरबा झारखंड में। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े जनजाति समूह कौन सी है, तो ये भील। और ये भील वाली क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आप PYQ करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स एक बार और बताना चाहूँगी कि जो घटना चक्र पूर्वालोकन आता है ना, जिसमें मैं ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो उसमें ये सब आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ सब, तो जा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो भील यह जनजाति समूह भारत की सबसे बड़ी एवं राजस्थान की द्वितीय प्रमुख जनजाति है तथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़ एवं भीलवाड़ा में निवास करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है इसमें सत्य कथन चुनना है, तो केवल सत्य कथन बी है, तो वही देख लेंगे, बाकी को हम कवर कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक। तो 2006 में भारत सरकार ने PTGS का नाम परिवर्तन करके PVTGS कर दिया है, तो ये सही है, बाकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तो वर्ष 1973 में ढेबर आयोग कौन से, तो ढेबर आयोग ने जनजातीय समूह के मध्य कम विकसित समूहों को आदिम जनजाति समूह की एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया था, और इसमें है कि वर्गीकृत किया था, और वर्ष 2006 में भारत सरकार ने PTGS का नाम परिवर्तन करके PVTGS कर दिया था, और इसकी सर्वाधिक संख्या उड़ीसा में पाई जाती है, न कि छत्तीसगढ़ में, तो इसलिए गलत हो गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमत का संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा सत्य कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा D। 1, 2 और 3 सत्य है, मतलब इसमें तीनों सत्य है फ्रेंड्स। तो इस अभियान की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, और जनजातीय गौरव दिवस किसके लिए मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो बिरसा मुंडा का जन्मतिथि है, और बिहार से जो झारखंड अलग हुआ था ना, वो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत झारखंड के खूंटी से किया गया है, और इसका लक्ष्य विशेष रूप से संवेदनशील 25 जनजातीय समूहों का विकास करना जो विभिन्न योजनाओं से वंचित है, तो ध्यान रखेंगे फिर इसका आंसर हो जाएगा D। ये सारे उसी में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो उसको जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है मिलान करना है, और तेल क्षेत्र और राज्य है, और मिलान करके देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है B। ठीक है। और मंगला तेल क्षेत्र कहाँ है, तो राजस्थान में, मुंबई हवाई महाराष्ट्र में, अंकलेश्वर गुजरात में, और सुरमा नदी घाटी असम में है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अंकलेश्वर एक बार MP में भी होते हैं फ्रेंड्स, और अंकलेश्वर बांध, तो थोड़ा सा उसके भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, तो सत्य कथन इसमें कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा D, मतलब तीनों सत्य हैं। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई है, तो 1948 में, तो ये सही है। और भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र कौन सा है, तो अप्सरा, वर्ष 1956 में कार्यशील हुआ था, तो ये सही है। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर था D। ठीक है। वही सेम डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान जनक कौन है, तो जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके पश्चात 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। मुंबई के निकट ट्राम्बे में भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र अप्सरा वर्ष 1956 में कार्यशील हुआ, और वर्ष 1969 में भारत का पहला परमाणु विद्युत परमाणु गृह महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में भूतापीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना किस स्थान पे है, तो इसका आंसर है लद्दाख। भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य भूपटल पर ऊष्मा से है, जो ज्वालामुखी, गीजर, उष्ण स्रोत आदि के रूप में मिलते हैं। भारत में 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 340 गर्म स्रोत का खोजा जा चुका है। लद्दाख की पुआ घाटी, ठीक है, वह चुमानथांगा छत्तीसगढ़ के ताता पानी,
लद्दाख में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लद्दाख में कौन कौन से है। तो ये भी एक बार अगर आप आधार टेस्ट सीरीज का आप ज्योग्राफी देखे होंगे तो इसमें पूछा है कि लद्दाख पूगा घाटी कहाँ पाया जाता है। तो ये पूगा घाटी लद्दाख में है। और छत्तीसगढ़ के कौन से है, तो छत्तीसगढ़ का ताता पानी, महाराष्ट्र की उन्हावारे तथा उत्तराखंड के तपोवन में भू-तापीय ऊर्जा की संभावना हेतु सर्वेक्षण किया गया था। इसमें लद्दाख की पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है बायोगैस के संगठन में क्या सम्मिलित है। तो इसका आंसर है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है केवल डी, मतलब 1 2 5 6। तो इसमें मिलान कर लेते हैं। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और नाइट्रोट, और क्या है तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो ध्यान रखेंगे, इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे। सभी यह भी ऊर्जा का एक स्रोत होता है जो प्रचुरता से उपलब्ध प्राकृतिक कार्बनिक अपशिष्टों से बनाया जाता है। बायोगैस एक प्रकार का गैसीय मिश्रण है जिसमें सामान्य तौर पर 60% मीथेन, 40% कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड पाई जाती है। जानवरों व मानव के मलमूत्र तथा कृषि अपशिष्ट व औद्योगिक कचरे की अवयवी विकिरण द्वारा बायोगैस का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो इसका आंसर है बी, 1902 में। ठीक है। नेक्स्ट है मिलान करना है और विनिर्माण उद्योग और स्थापना में सहयोगी देश। तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी। ठीक है। और जो है मैं पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ ले रही हूँ। तो वाल्को की स्थापना कब हुई है। तो 1965 में, और ये सोवियत संघ की सहायता से किया गया है। नाल्को का स्थापना हुआ है 1981 में, ये फ्रांस की सहायता से। हिंडाल्को 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। इंडाल्को 1938 में कनाडा के सहयोग से। और माल्को 1965 में इटली। और वेदांता 1976 में जर्मनी के सहायता से। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। इसके पश्चात क्रमशः उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है, मध्य प्रदेश और उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। तो जो सही है उसको देख लेते हैं, बाकी को डिस्क्रिप्शन में कवर करेंगे। तो सीमा सड़क संगठन ब्रो की स्थापना 1960 में हुआ था। तो ये सही है। और अटल टनल मनाली को लहू स्पीति घाटी से वर्ष भर जोड़ रखती है। तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। तो सड़क सीमा संगठन ब्रो की स्थापना 1960 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य देश की उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का त्वरित निर्माण एवं विकास करना है। 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री ने असम में भूपेंद्र हजारिका ढोला सदिया राष्ट्रीय राजमार्ग समर्पित किया था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो भूपेंद्र हजारिका कहाँ है, तो ये असम में है। और किस नदी पे है फ्रेंड्स, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पे है, ना कि ब्रह्मपुत्र नदी पे। और नेक्स्ट है मनाली और लेह राजमार्ग का निर्मित कितना है। तो ये 9.2 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर। अटल सुरंग पूर्वी पीर पंजाल संबंधित क्षेत्र पर स्थित है। तो ये आपको बता दें फ्रेंड्स कि आपने 66 और 67 अगर बीपीएससी दिए होंगे प्री, तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है। और ये ज़्यादातर ये पूछा था कि कितना किलोमीटर है अटल सुरंग में। तो 9.02 किलोमीटर है। और ये कौन से है, तो ये पूर्वी पीर पंजाल में श्रेणी में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मनाली को लहू स्पीति घाटी से वर्ष भर जोड़ने रखने वाली यह सुरंग रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। तो पहले ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर है अल्फ्रेड बेवर द्वारा। ठीक है। और कब, तो 1909 में। नेक्स्ट है वांचू समिति क्यों बनाई गई थी। तो इसका आंसर है बी, औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के औद्योगिक विकास का अध्ययन करना।
वांचू समिति का गठन औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास का गठन करने तथा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो 3 से 5 साल के लिए कर छूट प्रदान करने का सुझाव दिया गया। कर छुट्टी उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और बिक्री कर में प्रदान की जानी है। इस तरह इसे परिवहन व्यय में सब्सिडी प्रदान करने का भी सुझाव दिया है। शुक्ला समिति ने सुझाव दिया कि पूर्वोत्तर राज्यों को 7 से 10 साल के लिए ऐसे लाभ प्राप्त करना है। नेक्स्ट है सूची यहाँ पे दिया हुआ है, तो सूची मिलान कर लेते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 तो इसका डिस्क्रिप्शन में ही देख लेते हैं, ये अच्छा हो जाएगा। तो रांची में कौन सा है, तो रांची में भारी इंजीनियरिंग, बोकारो में तो आयरन स्टील, जादूगोड़ा यूरेनियम का खनन होता है और घाटशिला में तांबा प्रगलन होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नई औद्योगिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ये सत्य कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों गलत है और इसका आंसर है डी। तो देख लेते हैं। 1991 में नई औद्योगिक नीति तैयार की गई। इसके पीछे मुख्य कारण 1991 की तत्कालीन परिस्थितियां थी, जैसे खाड़ी युद्ध, विदेशी मुद्रा भंडार संकट, रुपये का लगातार अवमूल्यन, भारतीय अस्थिरता और राव मनमोहन सरकार का गठन आदि है। इस प्रकार जुलाई 1991 में घोषित नीति ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का आह्वान किया था। इस नीति के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे, तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था को उदार बनाना ताकि विभिन्न उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक बने रह सके, रोजगार और उत्पादकता बढ़ सके तथा उत्पादों की गुणवत्ता के मामले में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके, अर्थात लाभ पहले की तरह जारी रहे तथा आर्थिक समस्याएं हल हो सके। लाइसेंस राज व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। हालांकि रक्षा, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और खतरनाक उद्योग संबंधी कुछ उद्योग को इसमें अपवाद हैं। तो फ्रेंड्स बता दें कि जो मैंने पहले वीडियो जो अपलोड की हूँ ना, उसके बाद मैंने दोबारा वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वो पहला वाला मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं दोबारा इसको वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें काफ़ी डबल मेहनत लग रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे स्वतंत्र पूर्व लौ एवं इस्पात उद्योग और इसमें स्थापना वर्ष, तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे इसका आंसर था सी और डिस्क्रिप्शन में सही से देख लेते, इसमें और भी क्वेश्चन इंक्लूड होगा। तो कुल्टी में क्या है, कुल्टी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में और इसकी स्थापना हुई थी 1874 में हुआ था। साक्ची झारखंड में है और इसकी स्थापना 1907 में 1907 में। हीरापुर पश्चिम बंगाल में है 1937 में। भद्रावती कर्नाटक में है, इसको 1923 में। और वर्णपुर पश्चिम बंगाल में 1937 में है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्वतंत्रता के बाद स्थापित प्रमुख लौह इस्पात एवं सूची सहायक देश, तो लौह इस्पात के बारे में और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर था बी। इसमें है राउरकेला उड़ीसा में है, जो 1955 में स्थापित हुआ था जर्मनी की सहायता से। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, जो 1955 में ही हुआ था सोवियत संघ की सहायता से। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, 1955 में ही हुआ था ब्रिटेन की सहायता से। बोकारो जो झारखंड में है 1964 में हुआ था सोवियत संघ के सहायता से। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों हुआ था ना, तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो औद्योगिकरण के बारे में था, तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना में ये किया गया था। और सेकेंड पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन से कथन सत्य है, तो इसका आंसर है सी, दोनों सत्य हैं। तो पहला लौह और इस्पात उद्योग तमिलनाडु के पोर्टोनो में स्थापित किया गया है, तो ये सही है। और भारत विश्व में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर था सी, ठीक है। वही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास इस क्षेत्र में पहला प्रयास 1930 में किया गया। पहला लोहा एवं इस्पात उद्योग तमिलनाडु के पोर्टोनो में स्थापित किया गया है और 2002 में भारत दुनिया में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है कितने सत्य हैं, तो केवल 2 सत्य हैं। इसका आंसर है बी, 1 और 3 सत्य हैं। तो ये दोनों जो सत्य हैं वो देख लेते हैं। तो भारत में पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में सिंदरी में स्थापित किया गया था और भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1961 में हुई थी, तो ये दोनों सही था।
ठीक है। और नीचे कौन सा गलत था, तो भारत में मुख्यतः 2 प्रकार के उर्वरक उत्पादित किए जाते हैं, नाइट्रोजन आधारित और पोटास आधारित, तो ये गलत था फ्रेंड्स। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में सिंदरी में स्थापित किया गया था। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के उर्वरक तो हैं, कौन उर्वरक है, जिसमें पहला नाइट्रोजन आधारित और दूसरा फास्फोरस आधारित है, ना कि पोटास था, तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि कच्चे माल की कमी के कारण पोटास आधारित उर्वरक का उत्पादन काफी सीमित है, इसलिए कथन दूसरा गलत था। और भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से तेल रिफाइनरी असम में स्थित है, तो इसका आंसर है सी, जिसमें 2, 3 और 5 है, जिसमें डिगबोई, नुनामाती और बोईगांव, ठीक है, बोईगांव, तो आंसर इसका सी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कागज उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है, तो इसका सत्य कथन बी होगा, इसमें दूसरा सत्य है, बाकी दोनों गलत है। तो कागज का पहला आधुनिक उद्योग 1832 में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में स्थापित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसका वजन, ये सब हम छोड़ देते हैं, इसका कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितनी कथन सत्य हैं, तो ये देख लेते हैं। इसका आंसर है केवल 2, जिसमें 2 और 3 सत्य हैं। तो केंद्रीय बजट 2021-22 में सरकार द्वारा मित्र योजना की घोषणा की गई है, तो ये सही है। और इस योजना के तहत 3 वर्षों में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत किए जाने का प्रावधान है, तो इसका आंसर था बी, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे है इसका पूर्ण विस्तार मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल पार्क है, तो ये गलत है। इसका पूर्ण विस्तार क्या है, तो मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कुटीर उद्योग विकसित करने वाले संस्थान और स्थापना वर्ष, तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें कुटीर उद्योग बोर्ड है 1948 में, केंद्रीय रेशम बोर्ड 1949 में, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में और अखिल भारतीय हस्तशिल्प 1953 में है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर था ए, ठीक है। चीनी उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर है बी, दूसरा सत्य है। तो भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्राजील के बाद भारत दूसरा चीनी उत्पादन में है, ठीक है। तो इसका आंसर था बी। भारत चीनी उद्योग में भारत में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। भारतीय चीनी उद्योग सूती वस्त्र के उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि उद्योग है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन को चुनना है। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड इसमें आंसर है बी, दूसरा गलत है, तो दूसरा को छोड़ देंगे, पहला जो सही है उसको पढ़ लेंगे और दूसरा को डिस्क्रिप्शन में कवर कर लेंगे। तो केंद्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान संस्था बहरामपुर कोलकाता में स्थापित किया गया है, तो ये सही है। और भारतीय उत्पादित रेशम की प्रमुख किस्में शहतूत, टसर, मूंगा और एरी है, ना कि 2 है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जो महारत्न नहीं है। और यहाँ पे महारत्न कितने हैं, कुल 13 हैं। और देख लीजिए यहाँ पे महारत्न फ्रेंड्स, इसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एनटीपीसी लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और यहाँ पे है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और ऑल इंडिया लिमिटेड है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग और उसका मार्ग है सुमिलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देख लीजिए यहाँ पे कि NH44 कहाँ है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ता है, NH48 दिल्ली से चेन्नई और NH53 गुजरात में हजीरा से उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह और NH16 कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल के पूर्वी तट से तमिलनाडु तक के चेन्नई तक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कर रहा है कितनी कथन सत्य हैं, तो केवल एक है, इसका आंसर हो जाएगा ए।
जिसमें केवल 3 सत्य है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 था, जो कहाँ से था तो कन्याकुमारी से, यहाँ पर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक था, तो ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-548 महाराष्ट्र और NH-118 झारखंड में है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। NH-44 तो NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा सत्य कथन को चुनना है। तो NH-548 झारखंड तथा झारखंड राज्य के आसन बनी और जमशेदपुर शहरों को जोड़ता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और NH-18 महाराष्ट्र के राज्य से होकर गुजरता है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स अभी हमने दोनों का क्या है ना, तो एक इंटरचेंज कर दिया है। 18 जो है झारखंड में है और NH-48 कहाँ है तो महाराष्ट्र में, तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया था, इसलिए दोनों गलत हो गया है। ठीक है, इसका आंसर था डी, जो अभी हमने देख लिए। नेक्स्ट है राजमार्गों में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है कितने सत्य हैं, तो केवल 2, इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा गलत था, तो ये दोनों 1 और 2 सही है, तो वो देख लेते हैं। तो राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव राज्य लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा किया जाता है, तो ये सही है। और वे राज्य के सभी प्रमुख कस्बों और शहरों को लिंक प्रदान करते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ था तीसरा कि कर्नाटक में राजमार्ग सबसे बड़ा हिस्सा है, तो वो गलत है फ्रेंड्स, कर्नाटक में नहीं है। महाराष्ट्र में राजमार्गों का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कितना है तो 22.14% है। उसके बाद कर्नाटक में है, और जो उसके बाद गुजरात में है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कितने कथन सत्य है, तो केवल 2 है, जिसमें 1, 2 सत्य है। तो कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है, और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में महानदी के संगम पर स्थित है, तो दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों सही है। और कौन सा गलत था, तो चेन्नई बंदरगाह के बारे में गलत था। चेन्नई बंदरगाह भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये गलत है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह JNPT के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, और यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ध्यान रखिएगा। JNPT के बाद है चेन्नई। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है, तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है डी, जिसमें 2 और 3 गलत है। ठीक है, पहला सही है। तो भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, तो ये इसका आंसर होगा ए। फ्रेंड्स अब हम लोग जो 21 से जो 121 से 150 तक जो क्वेश्चन करेंगे ना, 30 क्वेश्चन, इसमें आपका सारा ये होगा करंट अफेयर होगा। तो करंट अफेयर जो है वो मई महीने का करंट अफेयर लिया हुआ है, और हमारे प्लेलिस्ट में आपको एडिटोरिया करंट कॉन्सेप्ट करके मई महीने का करंट अफेयर अपडेट किया हुआ है, पूरा महीने का हो गया है। तो आप जाकर वहाँ नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें डिटेल्स में वीडियो बनाया गया है। तो इसमें अब मैं शॉर्ट में बना दूंगी, क्योंकि उसमें डिटेल्स में किया हुआ है, और जो इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे, अदरवाइज फिर स्किप कर देंगे, क्योंकि वो हमारे वीडियो अपलोड है ऑलरेडी, तो जाकर वहाँ देख लीजिएगा। तो भारत में 2030 तक संचयी रूप से 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंचने के लिए सालाना लगभग 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता वर्तमान हरित वित्त प्रवाह गंभीर रूप से अपर्याप्त है। सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नाबार्ड ने पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, के अवसर पर जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज को अनावरण किया है। और नाबार्ड की स्थापना भारत में सतत ग्रामीण विकास और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए शिव रमन समिति, तो ध्यान रखिएगा नाबार्ड की स्थापना फ्रेंड्स शिव रमन समिति के द्वारा, क्योंकि ये पूछता है। और कब किया था, तो 12 जुलाई 1982 को किया गया है, तब माफ़ करिएगा 1982 को किया गया है। ठीक है, और तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या है, तो इसका थीम है बी, ग्रह बनाम प्लास्टिक। और पृथ्वी दिवस वर्ष 2002 वर्ष में 22 अप्रैल को मनाई जाती है, और पहली बार 1970 पर्यावरण के समस्याओं के प्रति जागरूक फैलाने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक।
नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो केवल सत्य एक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। तो इसका सही है। और जो 2024 में भारत का रैंकिंग 159 है तो सही है। तथा डेनमार्क शीर्ष पे है। तो फ्रेंड डेनमार्क शीर्ष पे नहीं है, इसीलिए वो गलत हो गया कथन। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पे है, ठीक है, और डेनमार्क दूसरे स्थान पे है, जबकि भारत का स्थान कितना था तो 159 है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, A++ ग्रेड पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज कौन बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना विमेंस कॉलेज। तो इसका आंसर सी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाले बिहार की महिला खिलाड़ी खुशी कुमारी किस जिले से संबंधित है। तो इसका आंसर है औरंगाबाद से, ठीक है। और मई 2024 में बिहार के औरंगाबाद की खुशी कुमारी का चयन अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है। खुशी कुमारी विगत 50 वर्षों में अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल में शामिल होने वाला बिहार की पहली महिला है। तो ध्यान रखिएगा खुशी कुमारी। नेक्स्ट है, सिएरा माद्रे किन दो देशों के बीच विवाद का हिस्सा है। तो इसका आंसर है ए, चीन और फिलीपींस। हाल ही में चर्चा में रहा सिएरा माद्रे एक लैंडिंग जहाज है जिसे चीन द्वारा हटाने की मांग की गई है, जिसे फिलीपींस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। 1999 में स्पैटली द्वीप समूह में सेकेंड थॉमस सोल पर फंसा सिएरा माद्रे प्रभावी रूप से एक जहाजी का मलबा है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो इसका आंसर है डी, इसमें दोनों कथन गलत है। तो हम सत्य देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 और 2023 प्रमाण प्राप्त करने वाला इंफोसिस दुनिया का पहली कंपनी है, ना कि यहाँ पे अमेजॉन है। तो ये ध्यान रखिएगा। और हाल ही में आइसलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ का लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा रुवांग ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है। तो इसका इंडोनेशिया से है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मिलान करना है प्रमुख दिवस और तिथि। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, और इसका मिलान है आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 अप्रैल को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाले तीसरे भारतीय महिला कौन है। तो इसका आंसर है बी, रमेश बाबू, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है व्यक्ति और उपलब्धियां। तो इसके बारे में देख लेते हैं कौन सा होगा। तो यहाँ पे है प्रतिमा सिंह। तो प्रतिमा सिंह क्या है। तो प्रतिमा सिंह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के निदेशक के पद में नियुक्त हुए हैं। संजय भल्ला भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पे नियुक्त हुए। यादविंदर मलाही ये है लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड के द्वारा नियुक्त हुए हैं और संजय कुमार मिश्रा GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, #PlayTrue अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया है। तो इसका आंसर है सी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो इसका सत्य कथन 1 और 2 है। तो बेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं। तो बिल्कुल सही है। और बेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। तो ये भी सही है। इस बीमारी का होस्ट मच्छर नहीं है फ्रेंड्स, इस बीमारी का होस्ट पक्षी है, ठीक है। जो डिटेल्स में मेरा वीडियो मिल जाएगा यूडिटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट मई महीने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो जाकर के आप देख लेंगे। पक्षियों का बेस्ट नील वायरस के होस्ट के रूप में माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें असत्य कथन को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है। तो यह पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है और यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो दोनों सही था और इसमें गलत पूछ रहा था तो दोनों गलत नहीं है। तो इसका आंसर हो गया डी।
नेक्स्ट है भविष्य प्रणाली व्यक्तियों के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पेंशन स्वीकृति भुगतान प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रदान करती है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ओरंगुटान डिप्लोमेसी का संबंध किस देश से है, तो इसका आंसर है मलेशिया से। ठीक है, और हाल ही में मलेशिया ने पर्यावरण के संरक्षण के रूप में अपनी छवि में सुधार किया है। ओरांगुटान डिप्लोमेसी का सहारा लेने का निर्णय लिया है। उद्देश्य क्या था, तो रणनीति का उद्देश्य मलेशिया की छवि को जंगली जानवरों की सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का चैंपियन बनाकर बढ़ाना है। यह पाम ऑयल के टिकाऊ उत्पादन के प्रोत्साहन करना चाहते हैं। ओरांगुटान को बचाने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। चीन की सफल पांडा कूटनीति, तो पांडा कूटनीति किसका है, तो चीन का था, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और प्रेरित होकर मलेशिया ने ओरांगुटान को कुछ मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के संकेत के रूप में देखता है। नेक्स्ट है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसने किया है फ्रेंड्स, तो डीआरडीओ ने। तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो स्मार्ट प्रणाली 1 मई 2024 को सुबह लगभग 8 बजे सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। यह पूरी प्रक्रिया उड़ीसा के समुद्री तट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से संपादित की गई है। स्मार्ट क्या है, तो नई पीढ़ी की मिसाइल आधारित कम भार वाली एक आयुध प्रणाली है जिसमें एक हल्का टारपीडो लगाया जाता है और इस टारपीडो का इस्तेमाल पेलोड की तरह होता है। इसे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को सामान्य टारपीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक बढ़ाने के लिए नई रक्षा अनुसंधान एवं विकास DRDO द्वारा तैयार किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन चुनना है। तो इसका आंसर हो गया D, दोनों सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। तो भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं और 31 दिसंबर 2023 तक LEO लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और GEO जियो सिंक्रोशन अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह जारी किया गया है, तो दोनों सही था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सब ना मेरा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो डाला हुआ है ना ड्यूटेरिया करंट कॉन्सेप्ट का, तो वहाँ पे आप जरूर देख लीजिएगा। चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका आंसर है C, पूर्वोत्तर भारत से। और पूर्वोत्तर भारत में रेमल आया था और रेमल का नामकरण किसने किया है, तो ओमान ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ओमान ने रेमल का नामकरण किया है और रेमल मतलब होता है रेत, तो ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है तथा पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश आदि स्थानों पर प्रभाव छोड़ा है। नेक्स्ट बॉबी बॉकेट, तो बॉबी बॉकेट क्या है, तो इसका आंसर है B, आग बुझाने के लिए बनाया गया हेलीकॉप्टर बॉकेट। और कहाँ ये हुआ है, तो उत्तराखंड के नैनीताल के निकट जंगलों में भीषण आग फैल गई थी, जिसके कारण भारतीय वायुसेना ने भीषण आग पे काबू पाने के लिए कर्मियों और MI-17 हेलीकॉप्टर को भेजना पड़ा। ठीक है, बॉबी बॉकेट क्या है, तो इसे हेलीकॉप्टर बॉकेट के रूप में भी जाना जाता है। नैनीताल के पास स्थित भीमताल झील से पानी एकत्र करने के लिए बनाई गई थी और इसे जलते हुए जंगलों पर डाल दिया गया था। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम करने के बावजूद रक्त के थक्का का गठन होता है, तो इसका आंसर था B। कोविड-19 महामारी के लिए कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया कि टीकाकरण के संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दुष्प्रभाव क्या होगा, तो कोविशील्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक एक दुर्लभ रक्त के थक्के जमने वाले विकार का कारण बन सकता है। इस स्थिति के कारण प्लेटलेट्स काउंट में कमी आ जाती है, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है। ठीक है, और TTS को वैक्सीन प्रेरित प्रोपोबोटिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या वैक्सीन प्रेरित इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया VITT भी कहा जाता है। और ये हमारा ना प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। जो भी है, अगर आप रुक के देखना चाहते हैं तो रुक के भी आप पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। इसका आंसर है सी, जिसमें आयुष्मान भारत 2018 में शुरू किया गया था। यह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा है, तो ये भी सही था। और आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और तो ये सी इसका आंसर सही है। और इसमें क्या है, तो आयुष्मान भारत योजना शुरुआत 2018 में की है और ये सरकार वित्त पोषण यह सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसका कार्यान्वयन लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बांटी जाएगी। यह राज्य की विधायिका केंद्र शासित प्रदेश में 60 अनुपात 40 के अनुपात में होगा और पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए 90 और 10 का अनुपात होगा। 90 केंद्र सरकार देगा, 10 है जो राज्य सरकार देगा। और बिना विधायिका वाले संघ शासित प्रदेशों में 100% होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है, तो सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में रैमपेज मिसाइल को भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या कथन सही है, तो इसका आंसर है डी, सभी सही है। इस मिसाइल में हाई स्पीड लो ड्रैगन मार्क 2 मिसाइल भी कहा जाता है। इसे इजराइल में विकसित किया गया है और यह हवा से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। तो ये रैमपेज मिसाइल के बारे में है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है, तो इसका आंसर है हांगकांग। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो रणदीप हुड्डा को। और नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पे संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किए हैं, तो इसका आंसर है पुणे में। ठीक है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या पूछ रहा था, तो इसमें पूछ रहा है सत्य कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 3 और 4 था। तो पढ़ लेते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2003 द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा और तीनों नए कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में 164 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह लेगा। भारतीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वो है जो 2023, दंड प्रक्रिया संहिता जो 1858 से 1973 स्थान लेगी, जो प्रक्रिया कानून के संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। और ये सब हम तीनों कानून 11 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किए और 1 दिसंबर 2023 में पारित भारत के 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सासेगाम घाटी का संबंध भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से, राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है, तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल लगा घोषणा कर दिया गया है, तो इसका आंसर है कांगो। ठीक है। और नेक्स्ट है, देख लीजिए इसका सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फ्रेंड्स, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ। वो आप एडिटोरिया का मई महीने का आप देख लेंगे, एडिटोरिया करंट कॉन्सेप्ट में, करंट अफेयर में, और प्लेलिस्ट में जो बना हुआ है आप देख लेंगे, इसमें आपको सारा डिटेल्स में कवर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों में खिताब जीता है, तो इसका चीन जीता है। और इसमें दोनों में हारा कौन है फ्रेंड्स, तो इसमें और ये कहाँ होता है, तो थॉमस और उबेर कप फाइनल चीन ने इंडोनेशिया को हराया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत एकमात्र वर्ष 2022 में थॉमस कप जीता, जबकि एक बार भी उबेर कप नहीं जीता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम UPI जैसे तत्कालीन भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिण अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया गया है, तो इसका आंसर है बैंक ऑफ नामीबिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स।
और नामीबिया है तो यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक त्वरित रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, जिसमें यूपीआई के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया गया है। इस समझौता का उद्देश्य नामीबिया के वित्तीय प्रबंधन तंत्र को आधुनिक बनाने में मदद करना है। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसका सीमा अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका से लगती है। मकर रेखा नामीबिया से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये जो हमारा टेस्ट था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। जो एडिटेरिया का टेस्ट सीरीज ऑफलाइन टेस्ट सीरीज था, बीपीएससी 70 प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट था, जो 30 सितंबर को निर्धारित किया गया है। और टेस्ट नंबर था जुनून टेस्ट सीरीज। सेक्शनल टेस्ट था 9 और जिसमें 2 भाग में मैं डिवाइड की हूँ। एक में पहले में डाल दिया है 1 से 70 तक, 1 to 70 क्वेश्चन आपको एक वीडियो में और 70 to 150 तक दूसरे वीडियो में। और इंडियन ज्योग्राफी था और महेश वर्णवाल बुक से लिया गया है, चैप्टर नंबर 44 to 61 और 120 क्वेश्चन था। करंट अफेयर तो 1 से 15 मई तक करंट अफेयर 30 क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं दोबारा ये वीडियो को शूट कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।